हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप लोग का फिर स्वागत करता हूँ इस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आप लोग लेकर आया हूँ क्लास 10th का है, क्लास 10th का हिंदी बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है। ये बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है ना। तो हम लोग बहादुर पढ़ेंगे आज। बहादुर चैप्टर 6 है, गोधली हिंदी का है, जो कि इसका लेखक, बहादुर का लेखक है अमरकांत जी। क्या है लेखक इनका? अमरकांत जी का। लेखक इनका है बहादुर का लेखक अमरकांत जी, ठीक है। और हम लोग पहले लेखक का परिचय के बारे में जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म याद रखना, अमरकांत जी का जन्म, ये हमारे लेखक हो गए। ये इनका फिगर है, यहाँ पर बनाया मैंने, लेखक का फिगर है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ विद्यार्थी? याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछती है कि अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। दूसरा इसमें याद रखना, 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए थे। याद रखिएगा, 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट की एग्जाम दिए थे, ठीक है, यानी कि अपना फाइनल किए थे। दूसरा, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी भी लिखा गया, ठीक है। 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किए हैं। कहाँ से किए हैं? क्वेश्चन आती है कि हमारे अमरकांत जी किस विश्वविद्यालय से बीएड किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किए थे? 1947 में किए थे, 1947 में किए, ठीक है। डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कार मिला था इनको, डिप्टी कलेक्टरी का इनका पुरस्कार भी मिला था हमारे लेखक को, यानी अमरकांत बहादुर जी को। क्लियर? जिंदगी और ओक इनका रचना है। देश का लोग इन्हीं का रचना है अमरकांत जी का। मौत का नगर इन्हीं का लेखक रचना है, हमारे अमरकांत जी लिखे हैं। मित्र मिलन इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। ये सारे पूछ चुके हैं। जिंदगी और ओक पूछ चुके हैं, देश के लोग भी पूछ चुके हैं। मौत का नगर लगता नहीं पूछा इस बार, ठीक है। तो मित्र का मिलन पूछ चुका है। कुहासा, सूखा पत्रा, आकाश पंछी, ये सारे इनके लिखे। काले उजले दिन ये भी पूछ चुका, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुकी है, ठीक है। काले उजले दिन किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का रचना। सूक्ष्म जीवी ये भी इन्हीं का रचना। ग्राम सेविका इन्हीं का रचना है। आप इतना ही याद रखिए लेखक परिचय। इसी परिचय लेखक में से आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जो भी आना होगा लेखक में से क्वेश्चन कुछ भी, तो आपको इसी में से आ जाएगा विद्यार्थी। तो ये आपका रह गया लेखक परिचय। मैं आपको इस कहानी का जो पात्र है कौन कौन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये बहादुर है ना। ये सबसे बड़ा रोल है इस कहानी के अंदर, बहुत बड़ा इनका है योगदान कहानी में भी। और इनकी ये माँ है, इनकी क्या है? ये माँ, ठीक है। और माँ है, याद रखिएगा, ये माँ है। और ये इनका खुद का भैंस है, खुद का भैंस है ये, जो चराता है कौन? बहादुर चराता है ना। याद रखिएगा, मैं आपको पूरा किताब का एक्सप्लेनेशन करूंगा विद्यार्थी। और इसका 3 वीडियो आप लोग को आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा, आपको मैं बताऊंगा। तो ये लेखक यानी कि बहादुर है, ये बहादुर है। और इनकी ये बहादुर की माँ है, ठीक है। इनका बहादुर का पिताजी है ना, युद्ध में, कोई युद्ध में मारे गए, कोई युद्ध में मारे गए, ठीक है। तो इनका पिताजी अब नहीं रहे दुनिया में, तो इनका पिताजी को मारे गए युद्ध में, ठीक है। इनकी माँ है। इनका इसका भैंस से भैंस चराने जाता है हमारे बहादुर। और इधर इन्हें लेखक है, ये लेखक कौन है? अमरकांत जी है। अमरकांत जी लेखक है। और इनका ये पत्नी है, मान लीजिए ये पत्नी है, लेखक की पत्नी, ठीक है। और किशोर है, किशोर इनका बेटा है लेखक का, याद रखिएगा। ये लेखक की बेटा है किशोर।
इसमें एक और आता है, इनका लेखक के साला साहब की आती बात है, साला साहब की बड़ी चर्चा होती है इसमें। तो कहानी का पात्र में आपका 2 इधर है, 3 इधर, एक और है इसमें जो साला का लेखक का साला है इसमें, है ना। तो इसमें 6 पात्र लोग हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मैं आपको परिचय इन लोगों के बारे में बताता हूँ, बाकी पूरी कहानी में बताऊंगा। देखिए क्या होती है इस दोनों के, हमारी बहादुर जो है इनका पुत्र है, विवाह हुआ। एक दिन क्या होती है कि बहादुर जाता है भैंस चराने के लिए, है ना। भैंस को ऐसा पीटता है, भैंस भागी भागी माँ के पास चलाता है। तो माँ समझ जाता है कि बहादुर ही ये काम किया होगा। तो ये कल्पना करके जितना ये भैंस को मारता है, मान ले जाइए 10 घंटा मारा होगा इसको, इसकी माँ इससे दुगना मारती है ना। एक दिन क्या होता है, जब पिटाई होती है बहादुर को, तो 6 रुपये कुछ पैसा, मतलब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, 6 रुपये ही मान लीजिए, 6 रुपये ये पैसे लेकर भाग जाता है ये बहादुर, घर से बाहर भाग जाता है ये। भागने के बाद ये हमारे ये जाता है कोई स्टेशन पर, भाग जाता है ये हमारे बहादुर। जैसे ही भागता है स्टेशन के पास रहता है, तो लेखक के साले साहब, लेखक पूरा परिवार रहता है, साले साहब उसको घेर रखता है बहादुर को, है ना। तो लेखक उसको ले जाता है अपना घर, लेखक उसको मान लेता है, ले जाता है अपना घर और उसको नौकर बनाता है। बहादुर को क्या बनाता है, नौकर बनाता है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो आपको किताब में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने परिचय दिया, इसमें किन के बात आएगा। एक आपको आएगा लेखक जी रहेंगे, दूसरी हमारे बहादुर की माँ रहेगी, और इनका लेखक की पत्नी रहेगी, और लेखक का पुत्र यानी कि किशोर रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, हम लोग सुनते हैं। बड़ा आप एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा, और एक्सप्लेन को ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, याद रखना, हम थोड़ा सा आपको इस कहानी का मुख्य बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाला बहादुर की कहानी। याद रखना, बहादुर क्या है, कहानी है, मध्यवर्गीय है यानी कि मिडिल परिवार से है, खाना यानी कि कमाना खाना इसका काम है, ठीक है। आगे क्या होती है, थोड़ा लाइट चली गई थी, ध्यान रखिएगा। ये बहादुर कहानी है, एक नेपाली गवैया गोरखे की है। ये नेपाली है, याद रखिएगा, ये कैसा लड़का है, एक नेपाली है। तो नेपाल के समझ लो कि नेपाल के बॉर्डर पर आसपास मतलब वहीं रहता होगा ये, है ना। गोरखे की कहानी, परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तथ्य अस्त्य स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसाकस अंत व्यर्थ देकर चले जाने की कहानी कहता है ये। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज और परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयां करता है। और हमारे लेखक इसमें नौकर की जो बातें होगी, हमारे बहादुर लेखक यहाँ नौकर बनकर जाता है और पूरा लेखक के घर में सुख से भर देता है, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है, सारा काम हमारे बहादुर करते हैं लेखक के घर। ये नौकर के रूप में जाता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। ये प्रतिष्ठित करती है, ये कैसी कहानी है, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के पास किताब है, सारा लोग तो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, आप भी देखते होंगे, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं
पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा किताब को हम वर्णन करेंगे, जो कि आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा और खुद से ही कह सकते हैं आप सब्जेक्टिव को भी निकाल सकते हैं विद्यार्थी। ये टोटल में जो यहाँ से शुरू होने वाली आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगा। तो अगर आपके पास ये बुक है गोधली तो आप निकाल के बैठ जाओ और जो जो लाइन हम पढ़ूंगा आप उसके बारे में समझाऊंगा। जो पॉइंट लाइन रहेगा आने वाली एग्जाम में मैं आपको अंडरलाइन करूंगा। तो आप पेन पेंसिल लेकर किताब खोलकर आप बैठ जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तारा सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था। लेखा कह रहे हैं कि सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया। देखिए, एक लेखा कह रहे हैं कि काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। वह सामने खड़ा था और आंख बुरी तरह मलक रहा था। तब आंखें मलक रहा था बुरी तरह से। 12-13 वर्ष की उम्र है, यानी कि ये लेखक हमारे बहादुर जब हमारी माँ इनकी माँ से खुद से पिटाता है भैंस के चक्कर में, भैंस को ये मारता है बहादुर जी, तो बहादुर मारता है भैंस को। तो जब जाता ही भैंस तो पता चल जाता है कि बहादुर ने इसको मारा ही होगा, तभी हमारे पास ये आया है भैंस। तो उसको दुगना मारता है बहादुर को, तो ये चला जाता है पैसा वैसा लेकर अपना घर से भाग जाता है। तो ये कोई स्टेशन पर जाकर हमारे लेखक के साथ ये मिलता है, यानी कि लेखक इनको देखता है। लेखक ये रहा, पूरा परिवार इसको घेर रखता है। लेखक देख रहा है बहादुर को, ये चीज बोल रहा। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था, जिसको बोल रहा है बहादुर के बारे में बोल रहा है। वह सामने खड़ा था, आंखों की बुरी तरह मलक रहा था, दम बुरी तरह मलक रहा था, आंख अपना मलक रहा था। कौन बोल रहे हैं? ये लेखक बोल रहे हैं। मतलब कि बोल रहा है कि 12-13 वर्ष की उम्र का होगा। ये कितने वर्ष का होगा? 12 से 13 वर्ष का होगा। ये हमारे लेखक कह रहे हैं बहादुर जी के बारे में कि बहादुर जो होगा 12 से 13 वर्ष के होगा। ये अंडरलाइन कर लीजिए, बहादुर कितने वर्ष का होगा? तो 12 से 13 वर्ष की उम्र का होगा। ठीक ना, चकित शरीर था उसका, मतलब उसका ठिगना चकित था, उसका चिकना शरीर था, समझ लीजिए। गोरा रंग था उसका, चेहरा कैसा था? गोरा रंग का था। बहादुर कैसा रंग था? यही बहादुर जी है। ठीक है, बहादुर जी यही विद्यार्थी। ठीक है, इनका चेहरा याद रखिएगा गोरा रंग का था और मुंह चपटा था। इसका मुंह कैसा था? चपटा था। याद रखिएगा, इनका वेशभूषा हमारे लेखक बता रहे हैं कि ऐसा ही लड़का दिख रहा था। वह सफेद नेकर में था, सफेद कपड़ा में पहन था। कैसा कपड़ा में था? ये सफेद था इसका कपड़ा। कैसे विद्यार्थी था? सफेद कपड़ा था इसका, बहादुर का। ठीक है, आधी बाह की ही सफेद कमीज पहना था। आधी, देखिए आधा ही बाह है इसका, आधा ही शर्ट का बाह वाला पहन रखा था, है ना। और भूरे रंग का पुराना जूता पहन रखा था, और जूता पहन रखा था भूरे रंग की। जूता कैसे पहन रखा था? भूरे रंग की। ठीक है, सब इसका बता रहा क्या क्या पहन रखा था। उसके गले में अस्कोट की तरह एक रुमाल था, यहाँ पर यहां से अस्कोट करके अपना चारों तरफ करके एक रुमाल बांध रखा था बहादुर, है ना। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। अन्य लोग मतलब याद रखिएगा हमारे लेखक भी घेर के खड़े हैं, उनका किशोर पुत्र खड़े हैं, और लेखक के साले साहब भी है, वो भी घेर के रखा, और ये पत्नी भी थी, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थी जब बहादुर जहां रेलवे स्टेशन के पास प्रेजेंट था। लेखक की चीज को देखकर बता रहे हैं हम लोग को कि देखो उस तरह से था, उसका चपटा मुंह था, उसका ठिगना शरीर था, गोरे रंग का था, सफेद नेकर के पहना था, हाफ गंजी हाफ शर्ट पहन रहा था, भूरा जूता पहन रखा है, गला में स्कोट लगा रखा है, एक रुमाल बांधा हुआ, एकदम लग रहा है कि अलग ही लग रहा था वो, है ना। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती हुई दृष्टि से कभी लड़कों को देखती है और कभी मुझको, है ना। एक निर्मला चमकती हुई दृष्टि से देखती है, एक लड़कों का भी देखती है तो कभी मुझे देखती है,
और अपने भाई को देखता, और निर्मला लगता है इसका पत्नी होगी। निर्मला यानी कि निर्मला इसके पत्नी होगी। निर्मला कभी लेखक को देखते हैं तो निर्मला कभी भाई को, तो भाई भाई ही होगा ना, क्योंकि जब लेखक का साला साहब हुआ तो उसका पत्नी का भाई तो होगा विद्यार्थी। उसी बाद जब लड़का को भी देखता है, लड़का कौन है यहाँ पर, बहादुर बनकर खड़ा है। कभी बहादुर को देखता है निर्मला, तो कभी साला साहब अपना भाई को देखता है, तो कभी किसको देख रहा है, लेखक को देख रहे हैं। लेखक खुद बोल रहे हैं यहाँ पर। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी, मतलब कि एक तरह से देखते देखते वो कुछ न कुछ कह रही थी। वो उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा बहादुर का लेकर कौन आया था लेखक के घर, तो लेखक के साले साहब आए थे। लेखक खुद बोल रहे हैं कि उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था किसके यहाँ, लेखक के घर के यहाँ। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे अहूदी पर थे। लेखक बता रहे हैं कि मेरा परिवार का जितना भी भाई था सारे अच्छा अच्छा पोस्ट पर था, अच्छा अच्छा नौकरी पर था। उन लोगों के पास नौकर चाकर था, है ना, हमारे पास नहीं था। और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकर का सुख देखा, बड़ा ही अलग लगा था। लेखक बता रहे हैं कि मैंने अपना बहन के घर गया था, जहां हमारी बहन ब्याह रखी है। लेखक बता रहे हैं वहां मैंने गया था, वहां मैंने नौकर का सुख देखा। नौकर के द्वारा जो सुख मिलता है अलग ही मिलता है। मेरी दोनों भाभियों रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती है। अब मेरे दो रानी, याद रखिएगा लेखक तो दो भाभियां भी हैं, तो दो भाभियां हैं तो दो भाई भी होंगे, है ना। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता, लेकिन निर्मला लेखक की पत्नी है, उसको खटना पड़ता है, काम करना पड़ता है। घर में नौकर लेखक नहीं रखे हैं, है ना। मैं इस ईशयों से जल रहा था। ईशयों से मतलब वही नफरतों से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर के माला जपने लगी। मतलब सुबह शाम नौकर चाहिए ये निर्मला करने लगी। लेखक जब भी जाते थे ड्यूटी से कर काम करके, जो भी जब नौकरी करके, तब ये जापना शुरू कर दी कि हम यहाँ नौकर दे दो लाकर, करने वाला मैं ही हूँ। मतलब कि दिस डेट बताती होगी अपना हमारे लेखक को, इसकी पत्नी है निर्मला जी, बताती होगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी, है ना। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। वे लोग ये बोल रहे हैं उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। उन लोग दूसरे होते हैं जिसके भाग्य में ही नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाना पड़ा। साले साहब इनका किस्सा सुना रहे हैं। वह एक नेपाली था। देखिए इनका बारे में, बहादुर के बारे में लेखक के साला कुछ इनको बारे में, बहादुर के बारे में बता रहे हैं, सुनिएगा। वह कह रहा है एक नेपाली था। बहादुर क्या था, एक नेपाली था, जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर का घर कहाँ था, तो नेपाल और बिहार के सीमा पर था। विद्यार्थी याद रखिएगा, उसका बाप युद्ध में मारा गया था। याद रखिएगा, इसका बाप कब मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था, यानी कि किस कारण से मारा गया, युद्ध के कारण मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती है। एक यही माँ है जो भरण पोषण करती है, परिवारों में चलाती है ना। आगे लिखते हैं, हाँ, माँ उसकी बड़ी गुस्सैली थी। माँ कैसी थी इसकी, गुस्सैली थी, गुस्सा टाइप वाली थी। बहादुर को जब भी भैंस के लेकर होता था, बहादुर को धो देती थी पकड़ के, है ना। और हर माँ धोती है अपने पुत्र को, पुत्री को, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा गुस्सैली थी, गुस्सा वाली थी, है ना। उसको बहुत और उसको बहुत मारती थी। किसको मारती थी, बहादुर को, ठीक है। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। माँ चाहती थी
बहादुर 12-13 साल का लड़का है, फिर भी बड़ा है, 12-13 साल तो बहुत होती है, कि हाथ बैठाए, इससे ज्यादा ये चिढ़ जाती होगी, गुस्सा हो जाती होगी, तभी ये मारती होगी बहादुर को। ये माँ, ये बेटा है, तभी ये मारती होगी इसको, है ना? ऐसा होता होगा। चलिए आगे क्या होता है सुनते रहिएगा। जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था। अब बहादुर एक ऐसा लड़का था, काम करने के चक्कर में तो कभी जंगल चल जाता था, कहीं और चल जाता था। अब देखो हाथ बटाएगा तभी तो होगा कुछ, इसी गुस्सा से मारती होगी। जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उन्हें, उनके बच्चों को पकड़ता था। लो, अब पेड़ पर चढ़ कर कहीं पर चिड़िया का घोंसला मिला तो वहां पर हाथ डाल के चिड़िया के बच्चों को निकाल रहा है। ये हमारे बहादुर जी, इनको बारे में बता रहे हैं साले साहब, यानी लेखा के साले साहब बता रहे हैं, है ना? जबकि वह पहाड़ या जंगलों में, हाँ, घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़कर या फल तोड़ तोड़ कर खाता था, और फल को भी तोड़ तोड़ खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसके एक बार उस भैंस को बहुत मारा। उसका एक भैंस, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, बहादुर के घर में एक क्या था, एक भैंस था, उसी को ले जाता था चराने के लिए। भैंस रहा विद्यार्थी, इसका यहाँ पर मैंने भैंस का फिगर बनाया था, ये देखिए, एक भैंस था, उसको ले गया चराने के लिए इसको। अब देखिए क्या क्या करता है इसको साथ, भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। क्वेश्चन बनेगा, भैंस से सबसे ज्यादा किससे प्यार कर, कौन प्यार करती थी? तो इसकी माँ करती थी, बहादुर की, है ना? बहुत प्यार करती थी, और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था कि भैंस से करती है प्यार मेरी माँ, लेकिन हमसे नहीं करती है, इससे ज्यादा चिढ़ता था। कौन? बहादुर, ये चिढ़ता था बहादुर, है ना? याद रखिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? चिढ़ता था, मार खाकर भैंस भागी भागी, है ना, भागी भागी उसकी माँ के पास चले गए। अब जब बहादुर ने भैंस को मारा तो भैंस से भागी 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 कहाँ गई? माँ के पास। क्वेश्चन बनेगा, जब बहादुर ने भैंस को मारा तो कहाँ भागी भागी गई थी? तो भैंस ने माँ के पास गई थी। कहाँ गई थी? माँ के पास चली गई, जो कुछ दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। लो, माँ दूर पर काम कर रही थी, भैंस तो वहीं गया होगा। माँ का माथा ठनका, माँ का माथा ठनक गया, ये माँ है, माथा ठनक गया इसका, है ना? माथा ठनक गया। अब देखिए क्या होता है, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आया? क्यों आएगा? मतलब बता रहा कि यहां क्यों आएगा? ये जो चरने गया था, जरूर लौंडे ने, ये बोल रही माँ, जरूर इस लौंडे ने, बहादुर को बोल रहा, जरूर इस लौंडे ने, है ना, जरूर इस लौंडे ने काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। क्वेश्चन बनेगा, गुस्से से पागल कौन हो गई थी? बहादुर की माँ हो गई थी। गुस्से से पागल कौन हो गई थी? बहादुर की माँ हो गई थी। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। यानी कि अगर इसको 10 डंडा मारा होगा बहादुर ने, इसकी माँ ने बहादुर को 20 डंडा मारा होगा काल्पनिक करके। सोचो, खूब पिटाया होगा। अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी और उसको वहीं कहराते हुआ छोड़कर घर लौट गई। खेत पर थी, खेते में लगा मारी होगी इसको, और घर चली गई माँ। लड़के का मन माँ से फट गया, क्या माँ के पास हम नहीं रहेंगे? फट गया। वह रात भर जंगल में छिपा रहा, लेकिन घर नहीं आया। जंगल में छिपा रहा, जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा। याद रखना, मार खाकर कहाँ रहा रात भर हमारे बहादुर? जंगल में रहा। सवेरा हुआ, कहाँ आया? घर आया। घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुप के घुस गया। फिर उसने घी के हंडिया के में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाला। कितना रुपए निकाला था?
₹2। क्वेश्चन बनेगा ऐसे। घी के हांडियों में से कितना रुपया निकाला था बहादुर ने पैसा? ₹2। कितना रुपया? ₹2। कितना रुपया? ₹2। ₹2। ₹2 निकाला। किसने निकाला? बहादुर ने निकाला दूसरे दिन, है ना। निकाला, रुपये में से ₹2 निकाला, अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। 9 2 11 मतलब होता है भाग गया, पैसा लेकर भाग गया। कहाँ भाग गया गुरुजी? अब देखिए कहाँ भागा इसने पैसा लेकर। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था। ये देखो ये कहाँ गया? बस स्टैंड के पास पहुंच गया। तो क्वेश्चन बनेगा हमारे बहादुर के घर से लेकर वहां के बस स्टैंड कितना मिलीलीटर था? तो 6 मिलीलीटर। 6 मिली दूरी पर ये बस था, बस स्टैंड। 6 मील पर बस स्टैंड था। क्या था? बस स्टैंड था। वहां वो चला गया। कौन? हमारे बहादुर जी, है ना। देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, है ना। वहां से भाग गया। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। अब बस कहाँ जाने वाली थी? गोरखपुर। अब यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है जी? साले साहब बोल रहा। मैंने पूछा। अब यहाँ पर मैंने बोला तो यानी लेखक पूछा होगा। मैंने पूछा दिल बहादुर। क्या बोला बहादुर ने? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है जी? बहादुर बोला मेरा नाम दिल बहादुर है। मेरा नाम दिल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। साहब, साहब बोला साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। लेखक बता रहे हैं एक मीठी उसका झंझनाहट थी स्वरों में। मुझसे ठीक ठीक बात नहीं याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायत दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे। मैंने यही बताया कि तुम मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें सही से काम करना, मतलब कि हमारे यहाँ तुम्हारा जीवन बन जाएगा, पढ़ना लिखना और सही से करना। ये चीज़ बता रहे हैं हमारे यहाँ पर। शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। मैंने यही बताया कि तुम मेरा घर चलो और घर को घर समझना मेरा, और तुम्हारा ही समझना कि खुद का ही घर है। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। और पता है अगर कहीं भी आप फर्स्ट बार जाइएगा तो आपको तो सही से इज्जत पानी तो होता ही होता है। जब आप कहीं ज़्यादा दिन रहते हैं तो देखते हैं क्या होने लगता है, पता है आप लोग कहीं, है ना। तो इनको बहुत बढ़िया से नहाना फिसना धोना खाना पीना सही से हर चीज़ इसको मिलने लगा। बहादुर को जब लेखक के घर नौकर बन के गया, है ना, इज्जत प्यार बहुत मिला। जो सब खाते पहनते थे वही नौकर चाकर खाते पहनते थे, वही नौकर को भी मिलता था। स्टार्टिंग था, शुरू था। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। ऐसा बोला था अगर तुम यहाँ रह जाओगे तो तुम्हारा ढंग वगैरह सीख जाएगा और तुम एक अच्छा इंसान बन जाएगा, है ना। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा। ऐसा बता रहा है कि घर के पढ़ लिख जैसा, जैसे यहाँ पर सब लोग पढ़ते लिखते हैं घर में, तो भी पढ़ना लिखना और यहाँ के छोटा मोटा काम है वो करना, ऐसा बताया जा रहा। और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। इस तरह से बातें हो रही थी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाली थी। लो, कुछ व्यवहारिक जो होती है उपदेश डाल देंगे। इस मोहल्ला में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, नीचा लोग। तुच्छ मतलब होता है नीचा लोग रहते हैं। देखिए ढिंडोरा फिट रही क्या, वह न किसी के यहाँ जाएगा और न किसी का काम करेगा, यहाँ रहेगा केवल। किसी के यहाँ नहीं जाएगा न किसी के यहाँ से कुछ काम करेगा। ये बहादुर को इस चीज को बताया जा रहा है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूं वो कहकर अंदर घिसक जाएगा। इस प्रकार के इसको बताया गया था बात कि तुम बाहर के काम मत करना किसी को, कि बाहर के लोग सारे तुच्छ लोग होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं, नीचा होते हैं। बताओ, ये तो सरासरी गलत बात ही हो रही है। यहाँ पर हमारे निर्मला जी बोल रहे हैं, है ना। उसके घर के सभी लोग ने से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें हैं। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के का नाम से दिल
शब्द उड़ा दिया। लो, क्वेश्चन बनेगा, निर्मला ने बहादुर के दिल बहादुर के नाम से दिल क्यों उड़ाया था? क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत होती होगी। दिल बहादुर, थोड़ा बड़ा है नाम, उसको दिल हटा दिया, खाली बहादुर बोला था उसको। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख था। याद रखिएगा, बहादुर कैसा लगा था? हंसमुख था, हंसता खेलता था वो, और मेहनती निकला, और घर में बहुत अच्छा से हर काम करने लगा, हर लोग को सुख देने लगा। लेखा के घर किया, उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसे ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता। ये लो, जिस प्रकार हम कोई चीज को लाते हैं, जिस प्रकार वातावरण फैल जाता है, खुशी का माहौल उत्साहपूर्ण होता, उसी प्रकार पहला दिन हमारा घर में हुआ था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते थे बहादुर को देखने के लिए, और उसके देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ये बहादुर पूछ रहा। ए, तुमने शेर के देखा है? बहादुर पूछ रहा। छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे घर के अंदर लेखा की। हाँ, ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती थी। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार के छिड़खानियां करते थे, इसी प्रकार के छिड़खानियां करते थे। घर के लोग भी पूछना शुरू करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। जितना वो बोलता था नहीं, उत्तर नहीं देता था, उतना वो खुद हंसता था। बहादुर हंसमुख था बेचारा। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। खाया रे बहादुर, खाना खा लिया, नहा लिया, धो लिया, इस प्रकार की फिक्र रहता था घर के अंदर उसका, जहां नौकर बनकर ही गया है लेखा के घर। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाती हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? पूरा पड़ोसियों को सुनाकर। मैं दूसरे औरत की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर के जलती भूनती। मैं तो नौकर न चाकर के अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। इस प्रकार के सुना कर बोल रही है गांव को, मोहल्लों को, पड़ोसियों को। कौन? निर्मला। निर्मला कौन है? लेखा की पत्नी है। ये चीज सुना कर बहादुर को बुला रही है। खाना तो नहीं खा देता, मैं सबके तरह नहीं हूं, मैं नौकर चाकर को अपना पुत्र का समझ रखता हूं, बेटा मानकर रखता हूं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि 100-150 रुपया महीनवारी उस पर भले ही खर्चा हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, है ना। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। बहादुर ने एक ही कपड़ा पहन गया था, नेकर कमीज, हाफ कपड़ा था, गला में रुमाल था, स्कर्ट के जैसा, भूरा जूता पहन रखा था, चपटा मुंह था, गया था उसी तरह से, और 2 रुपया हाथ में था उसका। 2 रुपया चुरा के गया था घर से, है ना। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। बहादुर धीरे धीरे सारे काम में करने लगा। सवेरे उठकर वह बाहर नीम के पेड़ में दातुन तोड़ लाता था। सवेरे उड़ता था, पेड़ बगल में था नीम का, उस दातुन तोड़ के लेकर आता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। जंगली था लड़का, जंगल में रहने वाला था, फटाफट चढ़ जाता था। मतलब कि फुर्तीला था वो, मेहनती था, हंसमुख था। मिनट भर भी वह पेड़ की पुलाई पर नजर ना आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रिच बंदर के जाते, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। क्यों चढ़ जाता है पेड़ पर रे, रिच बंदर की जाती? निर्मला देखकर बहादुर को बोल रही। वह घर की सफाई करता, कैमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। ये सारे काम होता। दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मलता, वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती है। लेकिन रसोई बनाने की भी जिद करता है बहादुर, लेकिन रसोई निर्मला बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, निर्मला को बहुत फिक्र रहती थी बहादुर को।
उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। माता जी तकलीफ बढ़ जाएगी, तुमको तकलीफ है और तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कैमरे में जाता था। दम इतना दौड़ दौड़ के घर में जाता था काम करने के लिए। सारा काम, घर का पोछा करना, घर में सफाई करना, दातुन तोड़ना, यहाँ तक रसोई वाला घर वाला भी काम करना शुरू कर दिया था, चाय बनाना भी काम कर दिया था। वह कोई भी काम करता होता तो समय होने के साथ हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कैमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, दफ्तर मतलब हुआ हमारे नौकरी से, जब लेखक जब दफ्तर मतलब काम करके जब आते थे ऑफिस से, ऑफिस मतलब दफ्तर ही होता है, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। मैं जब शाम को जाता था काम करके, क्या क्या हुआ घर के अंदर, लेखक बोल रहे हैं, हमको सब सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, वह एक बार मेरे ओर देखकर सिर झुका लेता था, लेखक के सामने बहादुर, और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। बाबूजी, लेखक को बोल रहे हैं, बाबूजी एक आए थे, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा देखे गया था। इस प्रकार के बहादुर लेखा को बताते थे। इसी के बाद वह इस तरह हंसने लगता था, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। लगता है कि कोई मजेदार बात कह दी, दो बात कह के खूब हंसता था वो बहादुर। कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दे, अगर लाइक नहीं किया आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग को समझ में आया। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए विद्यार्थी, क्योंकि आपको इतना अच्छा कहानी सुना रहे हैं तो बनती है ना। और अंतिम तक बने रहिएगा, अच्छा लगेगा सुनते सुनते, ठीक है। चलिए, तो ये सारे बातें होता था। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? बहादुर बोलता, नहीं। क्यों? निर्मला बोल रही, क्यों नहीं आती है? बहादुर बोल रहा, वह मारता क्यों था? ऐसा बोल रहा बहादुर, वो मारता क्यों था मुझे? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। खूब हंसता था, मतलब बात कहता था, खूब हंसता था। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था, ऐसा बात पर और हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दर्री दे दी थी। फटी पुरानी, देखो नौकर को किस तरह से अब देना शुरू हुआ। घर से वह एक चादर भी ले आया था, एक चादर भी लेके आया था बहादुर, है ना। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस खटे पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता था और अपने जेब में से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था, जो बाईं और काफी झुकी हुई रहती थी। बाईं ओर मतलब कि इस प्रकार इधर की ओर झुकी रहती थी, पहन लेता था वो। फिर वह एक छोटा सा, है ना, आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। ऐनक निकाल लिया अपना पॉकेट से, ऐसे देखता था बहादुर। यही है हीरो, यही हीरो की बात कर रहे हैं, है ना।
वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था, मतलब बहुत ही खुश नजर आता था बहादुर। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब में से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाते थे। कुछ गोलियां, पुराने ताशे, एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की, है ना, नावे, और वह कुछ देर तक उनसे खेलता था भी था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था और उन पहाड़ी गानों में अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। लग रहा इस तरह से गा रहा है कि लगता है कितना साल से ही बिछड़ा हुआ है ना। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसात था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। मतलब इतना सुख देने लगा, इतना सुख दिया बहादुर ने पूरा सबके घरों में लेखा की। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से ही भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारते पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था। हमारे पत्नी जो निर्मला जी थे लेकर बता रहे हैं, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता। इस तो गलत है। क्या है निर्मला जी, जिसके पास कलेजा है वही नौकर रख सकता। अब देखो क्या बोला, आगे लिख रहा है, वही आजकल नौकर रख सकता, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ला में शुभ सूचना दे आई थी। पूरा ढिंडोरा पीट रही है। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है हमारी, आधी तनख्वाह नौकर को दे रहे हैं। पर रुपया पैसा कमाए किस लिए जाता। वे तो कई बार कह ही चुकी थी कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ आज वही मैं लाकर, लेखक बता रहे हैं, लाकर दिया। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबकी खूब आराम मिल रहा था। सभी को मजे मजे हो रही थी घर के अंदर। किशोर की मजे हो रही थी, लेखक को मजे, उसकी पत्नी को मजे खूब हो रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था, कपड़े चमचमा सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी ना टसक खाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर हाँ, किसी का मामूली काम करना होता तो वह बहादुर के फरमाइश से बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर, याद रखना लेखा का बड़ा लड़का किशोर है, काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था वो, और उसने बहादुर के अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। सफलता उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूर थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए थी, और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर के अपने शरीर की मालिश कराता था और मुक्की भी लगवाता था। पर इतनी सारी फरमाइशी की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती थी। जब ऐसा होता था किशोर गरजना तरजना करने लगता था, उसकी बुरी बुरी गालियां देता था। देखो क्या हो रहा बहादुर के साथ, देख रहे हो, उसका किशोर का बेटा कड़ी अनुशासन में रख दिया था इसको। और जब छोटी मोटी गालियां मतलब गलतियां हो जाती थी तो खूब इसको गाली देता था। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और उसी पर हाथ छोड़ देता था, मारता भी था। गाली तो देता था,
खूब मारता भी था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था चुपचाप। मार खाकर कोना में खड़ा हो जाता बेचारा इधर साइड। मालिश भी करो, सेवा भी करो, पिटाई भी खाओ, गाली भी खाओ। ये किस प्रकार के नौकर है भाई? ये कैसा मालिक है? बताओ क्या हो रहा है ना इसके साथ। मार खाकर बहादुर एक कोने में चुपचाप, देख बे, किशोर बोलता था, देख बे, बहादुर को बोलता था, देख बे, इस प्रकार करके। किशोर चेतावनी दे देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा तेरा, मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा तेरा। ये कौन बात बोल रहा? किशोर बोल रहा बहादुर को। साला कामचोर, करता क्या है तू, करता क्या है? बहादुर को बोल रहा है इस प्रकार, साला कामचोर, बैठा बैठा खाता है केवल, करता क्या है तू? बहादुर को बोल रहा है ये साला सा है, किशोर बाबू, साला इसको बोल रहा है किशोर, क्या करता है तू? रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसके रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। पत्नी मतलब निर्मला, लेखक की पत्नी रिपोर्ट देती थी। देखिए क्या हो गया है ना। मैंने किशोर को मना किया, किशोर को भी मना किया लेखक ने, पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैं किशोर को एक डंडे से बहादुर को पिटाई करते हुए देखा। लेखक ने देखा, अपनी नंगी आंखों से देखा कि बहादुर को डंडा से मार रहा किशोर ने। ये किशोर मार रहा है इस बहादुर को, बेचारा को। सोचो, नौकर को इस प्रकार के बदतमीजी और इस प्रकार के जो दे रहा, इस पर अत्याचार कर रहा है, ये सही नहीं हो रहा लेखक के घर के अंदर। लेखक देखा इस चीज को अपनी आंखों से। निर्मला कुछ देरी दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो इसको? कि मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। फिर लेखक ने उसको किशोर पर डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था, तब जाकर उसको डंडा से मार रहा। ये सारा गलत चीज, बहादुर के साथ नाइंसाफी हो रहा। किशोर ने उसको मारा, ताथा, गालियां दी तो उसने उसको काम करने से ही इनकार कर दिया। बहादुर ने बोल दिया कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, इनकार कर दिया बहादुर ने। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गाली देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा। आज उसने सुअर का बच्चा कहा, किशोर ने बहादुर को कहा। ये गलत है कि नहीं है? गलत है। लेखक भी इस चीज को बोल रहा कि आज तो भद्दा गाली दे दिया हमारे पुत्र ने, किशोर ने। किसको दिया? बहादुर को दिया। तो क्वेश्चन आएगा, किशोर ने सुअर की औलाद, सुअर के बच्चा किसको कहा? तो बहादुर को कहा। देखो किस प्रकार के नौकर का साथ हो रही है। ये नौकर है बेचारा, कोई इज्जत नहीं है, हैं? नौकर इसका मतलब क्या? आप सुअर को औलाद कहा दोगे, है ना? मेहनत कर रहा, आपके पास काम कर रहा, तभी आप तनख्वाह दे रहे हैं उसके। आप मालिश भी करवा रहे हैं, साइकिल भी साफ करवा रहे हैं, कपड़े भी धोवा रहे हैं, इस्त्री भी करवा रहे हैं, सब सारा काम इसको दे रहे हैं। अब यहाँ तक गाली भी दे रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं। ये तो देख लीजिए क्या है। अब बेचारा करे तो क्या करे। देखिए बहादुर के साथ क्या हो रहा। जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, निस्दय हुआ गाली उसके बाप पर पड़ती थी। सुअर का बच्चा का मतलब वही हुआ, तो बाप पर तो पड़ा गाली। बहादुर ने समझ गया। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था।
लेखक खुद कह रहे हैं कि किशोर का व्यवहार कुछ अलग ही था, इसका नेचर। पर गृह स्वामी होने के कारण मुझे पर कुछ और भी गंभीर दायित्व भी थे। ये गृह का स्वामी था, हमारे लेखक घर का ही मालिक था, ये खुद है ना, लेखक हमारे घर का खुद ही मालिक था। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदत ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेखक समझा रहे हैं बहादुर को, मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। कह रहा है कि मेहनत से अगर जो बचने की कोशिश करेगा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो बहादुर तो कर तो रहा है। अब लेखक मैं भी यहाँ पर एडवाइस देना चाहता हूँ, लेखक आपका पुत्र जो है इसका नेचर सिग्नेचर सही नहीं है। अब बहादुर जी यहाँ तो काम तो कर रहे हैं, यहाँ आपका बेटा का साइकिल भी साफ कर रहा है, मालिश भी कर रहा है, कपड़ों भी दे रहा साफ सुथरा करके, है ना, और सबसे पहले आप ही पुत्र को दे रहा। अब यहाँ पर लेखक समझा रहे हैं बहादुर को, मेहनत करो, कुछ नहीं कर सकता, रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते हैं, हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। लेखक खुद बोल रहे हैं, जाकर दूसरे घर में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो, चलो अब काम करो। बहादुर को बोल दिए चलो अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। फिर चुपचाप धुआ मतलब हुआ, सारा मामला खत्म हुआ, फिर जाकर काम करना उसने पुनः शुरू किया, है ना। जल्दी वह प्रश्न भी हो गया, मतलब जल्दी ही खुश भी हो गया। देखो हंसमुख था बेचारा, इतना पिटाया, इतना गाली सुना, भद्दी गाली सुना, फिर भी खुश हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, देर तक गाता रहा, देर तक वो सोया नहीं बेचारा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। निर्मला रोटियां पतली पतली सेकती थी, निर्मला इसीलिए बहादुर को मदद नहीं देती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। देखो निर्मला को गांव वाला बाहर लौका दिया कि तुम खुद से रोटी बनाया करो। जो रोटी बनाया करती थी निर्मला बहादुर के लिए खाने के लिए, अब वो नहीं बनाने के लिए कर रही, मना कर रही है। यानी कि अब यहाँ पर उसकी माँ भी अपना रूप दिखा रही है। देखा जाए तो माँ भी अब खाने पीने के लेकर उस पर हो रहा है, माँ भी देने के लिए खाने के लिए अब नहीं कह रही है। खुद बना लिया करो, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। ये सब मोहल्ले वाले लोग कह रहा निर्मला को, महीने खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। लो रात में खुद का खाना बनाई निर्मला ने, बहादुर के लिए छोड़ दी खाना बनाना। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया, वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, हैं? यही सोचता है? तू कोई घर का लड़का नहीं, लड़का है तू, घर का कोई लड़का नहीं है तू, कोई घर का लड़का है। नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं, तीता तो इनको इसीलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई हैं, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। ये तो भेदभाव की बात हो गया, भेदभाव ही किया निर्मला ने। आज रोटियां अपने लिए बनाई है, बहादुर की रोटियां नहीं बनाई है, जो कि रोज बनाती थी। देखो एक माँ का भी देखो किस प्रकार की आचरण होने लगा। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा रोटियां नहीं सेकेंगे तो भूखे रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। उसने
लपक कर उसके माथे से 2-3 थप्पड़ जड़ दिया। निर्मला ने उसको मारा लपड़ से, बहादुर को 2-3 लपड़ मारा निर्मला ने। खड़ा रहा, उसको बनाने नहीं आता होगा बेचारा को, तो खड़ा रहेगा ना। सुअर कहीं की, ले सुअर कहीं। बेटा तो बोलवे किया किशोर सुअर के बच्चा, अब माँ भी बोल रही सुअर कहीं का। इस बच्चा को, बहादुर को बोलना, क्या ये सही हो रहा? बताओ। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है। निर्मला बोली इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसीलिए मारता है। इस वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वाह, रोने लगा तो बेचारा, रोने लगा। तो रोटियां बनाने नहीं आता होगा बेचारा, क्या पता, तो रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि मैं तुझे मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी तेरा। निर्मला बोल रही है, मारते मारते मैं तेरा मुंह रंग दूंगी, चल खुद रोटी बना। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, अपने लिए रोटी नहीं बनाया उसने। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा, रोटी नहीं बनाया उस दिन, वो भूखा ही रहा रात भर। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अंगीठी मतलब होता है अपना अंगूठा, अपना उंगली जलाकर अपनी बनाई अंगीठी हो गई, आग जलाकर समझ लीजिए। हाँ, आग जलाकर, जो बोरसी टाइप होती है ना, उसको जलाकर सेका। अपनी बनाई रोटी और भद्दी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। और फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। जो रात का सब्जी बचा था उसको, और रोटी जो बनाया था उसको खाया मिलाकर। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था मारने का, गाली देने का, जिस प्रकार का किशोर का ही था हाथ। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए, एक किशोर, एक तुम्हारा निर्मला। निर्मला दोनों ही लेखा के ही परिवार से, निर्मला लेखा के पत्नी और किशोर इनका लेखा का पुत्र। दोनों मारना शुरू कर दिया। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। एक गलती होता था, निर्मला भी मारते थे, उसका बेटा ही मारता था किशोर। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता था। मैंने बहादुर को माँ के पास चिट्ठी लिखी थी, उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। एक चिट्ठी लिखा था हमारे लेखक ने, दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, वह जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। मार मार कर आप गलतियां तो करवाइएगा उसको से। अब ज्यादा गलतियां करने लगा था बहादुर। सुअर की बच्चा कहेगा, सुअर की औलाद कहेगा, गालियां देगा, 2 थप्पड़ मारेगा, डंडा से मारेगा, तो क्या गलतियां नहीं करेगा व्यक्ति? वो करेगा ही करेगा। अधिक होने लगी थी, शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर वह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहता। लेखक के देखो कितना अच्छा सोच है, लेखक को देखो कितना अच्छा वो बता रहे हैं कि मैं सोचता था कि रोक दूं, लेकिन एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीबी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चल आए थे। पत्नी के रिश्तेदार आए थे, लेखा का पत्नी का रिश्तेदार आए थे,
हमारे घर, ठीक है। घर में बड़ी चहल पहल मच गई थी। अब कोई परिवार आता चहल पहल तो मच ही जाता विद्यार्थी, है ना। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया और नाश्ता पानी के बाद बातों के जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। लो, एक घटना भी हो गया। क्या घटना हुआ सुनते रहिएगा, है ना। घटना क्या होगा, देखिएगा क्या घटना हुआ। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी ने नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। नीचे देखने लगा, फिर चारपाई के नीचे देखने लगा, चारों तरफ देखने लगी। पता नहीं क्या हो गया। अंत में कैमरे के अंदर गई यानी घर के अंदर गई और फर्श पर खड़े पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा, लेखक ने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपया साड़ी के खूटे से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखें, पर वो मिल नहीं रहे हैं। पर वो अब मिल नहीं रहे हैं। 11 रुपया मैंने अपने साड़ी के खूटे से निकाला था, यहीं पर रखा था, अब मिल नहीं रहे हैं। आप आपको ठीक से याद है ना? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा से याद है, मैंने यहीं रखा, खूब अच्छी तरह से याद है। ये रुपया मैंने खूट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वालों को देने के लिए खूट खोला ही था। फिर वो रुपया चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपया मिठाई मांग लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। कुछ का मिठाई ले लूंगी और कुछ बच्चों को पैसा रख दूंगी, यानी कि दे दूंगी। रास्ता में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी तो मिठाई नहीं लिया होगा, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। ये रिश्तेदार की पत्नी बोल रही है, यानी कि पत्नी के रिश्तेदार बोल रही है। बताइए, अब तो मैं कहीं के नहीं रही, अब तो मैं कहीं के नहीं रही। फिर मेरी ओर झुक कर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना। लेखक से बोल रहे हैं, पत्नी के रिश्तेदार, जरा उससे पूछिए ना। उससे मतलब बहादुर से पूछिए ना। वह इधर आया, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं, वह तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा। लेखक कह रहे हैं कि वह तो ऐसा नहीं है। नहीं, वह यहाँ पर कुछ देर तक खड़ा था, फिर बाहर भाग गया। रिश्तेदार की पत्नी की रिश्तेदार बोल रही है। हमारे लेखक कह रहे हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं लड़का है, वो ऐसा नहीं ले सकता पैसा। यू डू नॉट टू दिस, पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्ट एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, मैं गुस्से में आ गया। लेखक गुस्सा में आ गया, है ना। बहादुर, लेखक बोला, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। बहादुर कह रहा, जी बाबूजी। बहादुर कहा, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपया उठाया क्या? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। सही बात है, बहादुर खुद बोल रहा, मैं लेता तो बता देता। ये बेचारा बहादुर, मैं लेता तो बता देता, मैं लिया ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं। तुम यहाँ खड़े थे ना? नहीं, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपये थे। मैं तो बुरी तरह से फंस गई। अब वापस जाने के लिए भी रिक्शे की भी पैसा नहीं। पत्नी के रिश्तेदार बोल रहा है कि अब तो मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ, मेरे पास तो रिक्शे के पैसे नहीं। 11 रुपये मैंने, अब पता नहीं लाया कि नहीं लाई है, मुझे भी पता नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता। मैं तो बाहर नमक लेने गया था, ले बता रहा, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा। अब देखो यहाँ पर लेखक भी हाथ उठाने के लिए आ गया। लेखक बोल रहा है कि अगर सच सच तो नहीं बताएगा ना, ये अमरकांत जी बोल रहे बहादुर को, अगर तुम सच सच नहीं बताओगे ना, बहुत पीटूंगा मैं।
और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा उस पर, लेखक चिल्ला पड़ा कसकर, मैंने नहीं लिया बाबूजी, नहीं लिया। बहादुर कह रहा है कि मैंने नहीं लिया। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था बेचारा। पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेखक को पता नहीं क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ये लो, 2 गो तो मार ही रहा था घर से, लेखक भी जड़ दिया आज बहादुर के ऊपर, मारा थप्पड़ इसको बेचारा। क्या ये सही हो रहा था विद्यार्थी? लेखक भी आप मारने के लिए हाथ उठाते। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा, मुझे लग रहा था कि ऐसा मारने से बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, उसकी आंख में आंसू गिरने लगा। मैंने नहीं लिया। आंसू आ रहा बेचारा, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। बहादुर मौन होकर खड़ा है, मैंने नहीं लिया बाबूजी, नहीं लिया। इस प्रकार के बहादुर बोल रहा बेचारा। कितना यहाँ पर दुख है, एक लड़का का बहादुर का आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखिए क्या है। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की है। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। देख रहे हो, अब इसको पुलिस के पास ले जाने के लिए बोल रहा पत्नी के रिश्तेदार। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसके दरवाजों की ओर घसीट कर ले गए और पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूंगा, 2 रुपया दे दूंगा। उसकी पत्नी के रिश्तेदार ले गया, पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2 से 3 बार उसके दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, 2 से 3 बार ले गया। जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते हैं और उससे धीमे शब्द में पूछताछ करने लगते हैं। जैसे ले जाते हैं पुलिस की तरफ, थाना की ओर, उसी पे वहां पर गेट के पास, दरवाजे के पास पूछने लगती है पत्नी के रिश्तेदार। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंस कर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा। देख लिए, पत्नी के रिश्तेदार क्या बोल रहा कि पैसा को किसी झाड़ी वाड़ी में नुका आया होगा। देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। या जमीन में गाड़ दिया होगा, गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूं बढ़िया से, भालू बंदर से कम थोड़ी ना होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, हो गया। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिया, पर वह नहीं 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 लिया करता रहा बेचारा। देखो, लेखक तो मारा भी था, निर्मला भी 2-4 लपड़ मार दिया। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। चारों तरफ से इसको मारना पीटना शुरू हो गया। ये नौकर के साथ क्या अच्छा होता विद्यार्थी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बहादुर होते तो क्या करते, यहाँ पर होते तो क्या करते, बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं पूछूंगा जरूर आपसे। घर के सभी लोग उसके कुत्ते की तरह दोहराने लगे, कुत्तों की तरह जो होता है व्यवहार उस तरह से करने लगा। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, उसको मारने तक तुल गया था वो। आगे क्या होता है, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी, अंगीठी अभी नहीं जली थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए, सॉरी याद रखिएगा, यहाँ तक थोड़ी आगे, यहाँ से छूट गया था ना। जान के वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। वो उदास रहने लगा दिनों भर, और काम में लापरवाही का मतलब जो काम पहले करता था, हर सारा काम, वो अब काम नहीं करने लगा। इतना मार पीट खाएगा जी तो कौन करेगा? नौकर हैं, है ना, नौकर को भी इज्जत होता होगा। देखो क्या होता है आगे। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया, विलंब मतलब होता है लेट से आए हमारे लेखक। जब ये डिप्टी से आए, दफ्तर जहां से ऑफिस से आए ये, तो क्या देखा, घर के अंदर निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी है। ऐसे हाथ रख के बैठी है निर्मला,
अब देखो क्या हुआ, बैठी थी, अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी घर के माँ के पास खड़ी थी। एक लड़की थी अपनी माँ के पास खड़ी थी, अंगीठी अभी नहीं जली थी। अंगीठी मतलब जो आग जो जलती है बनाने के लिए खाना, वो नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, बर्तन बिना मले हुए रखे थे यानी बिना धोए हुए रखे थे। सारा घर जैसा काट रहा था, जब मतलब घर का काम पसरा हुआ था, कोई काम नहीं हुआ था। क्या बात है, मैंने पूछा, लेखक पूछा निर्मला से, यानी कि अपनी पत्नी से, क्या बात है, निर्मला से पूछा। निर्मला उत्तर दिया, बहादुर भाग गया, बहादुर भाग गया, बहादुर भाग गया। इतना आप अत्याचार करिएगा, इतना नौकर के साथ मारपीट करिएगा तो कौन रहेगा जी, कौन रहेगा। ये किशोर जो मालिश करवाता था, साइकिल साफ करवाता था, कपड़ा धोवाता था, स्त्री करवाता था, जो आप रोटी नहीं देते बना के, निर्मला जी लेखा के पत्नी रहे हैं, जो उस समय तमाचा मारे थे, क्या आपके पास रहेगा वो। बहादुर भाग गया, ये कौन बोल रही है, लेखा की पत्नी बोल रही है। भाग गया क्यों, लेखक बोल रहे क्यों भाग गया, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, आज तो कुछ भी नहीं हुआ था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, है ना, हमेशा माता जी किए कर रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरमादे में रखने जा रहा था, और सिल हाथ से छूट कर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। उसको डर पैदा हो गया था कि सिलबट्टा टूट गया है, हम आंगन से ले जा रहा था, वो 2 घर के अंदर टूट गया था, कि मुझे पता चल गया था बहादुर कि अब मुझे मारेगा, इसीलिए बहादुर क्या हुआ, घर से भाग गया। बहादुर लेखा के घर से भाग गया, है ना, भाग गया। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहते, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। आराम तो आपको मिल रहा था निर्मला जी, आपने आराम को हराम में कन्वर्ट किया खुद से। आपने उसको तमाचा मारा, है ना, जड़ दिया। आप अपना पुत्र से जो पिटवाए हैं उस तरह से आप मारा, आपका पुत्र बदतमीजी किया है। आपने जो सुअर के बच्चे उसको कहा, क्या रहेगा आपके पास। आगे क्या कहता है, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है, कुछ नहीं ले गया, यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसका कपड़े, उसका बिस्तर, उसका जूता, उसका सभी छोड़ गया। वो जो भी जूता पहन कर आया था भूरे रंग का, अपना दरी लेके आया था, चादर लेके आया था, सारा कपड़ा न सब छोड़ के गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी ना, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहन ओढ़ा कर भेजती। मुझे पता था कि यही चीज, मतलब निर्मला जी बोल रही है कि अगर कहता बहादुर कि मुझे घर जाना है तो मैं उसे कपड़ा लत्ता पहना कर बढ़िया से भेजती, है ना, हाथ में उसकी तनख्वाह भी रुपया रख देती, तनख्वाह भी दे देती, 2-4 रुपया और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ही नहीं ले गया, और वे 11 रुपया, अरे वाह, सब झूठ था। देखो 11 रुपये जो पत्नी का रिश्तेदार था वो झूठे इल्जाम लगा रहा था। सोच लो विद्यार्थी, मैं तो पहले जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रही थी उसका परिवार, पत्नी का परिवार। उन लोगों को क्या मैं जानती थी नहीं। कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी वे गलती से घर में छोड़ जाते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। सारा शहर मारा मतलब शहर में घुमा लेकिन मिला नहीं। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता है तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता, उससे काफी मांग लेता, मतलब माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हैं सच में ऐसा नौकर नहीं मिलेगा जैसा नौकर बहादुर था हमारे घर के अंदर,
नौकर नहीं मिलेगा ऐसा। पछता रहा सब घर के अंदर, है ना। कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा के ले गया होता तो संतुष्ट होता आज। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी। अपना साड़ी का जो आंचल होता है रोक रख कर ये निर्मला जी रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, लेखक को क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा है। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक खुद बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं मारता तो शायद वो नहीं जाता। लेखक भी अपना आप को पछतावा कर रहे हैं, अपना आप को समझ रहे हैं कि अगर हम नहीं मारते, वो भी तो मार दिया था जब रिश्तेदार ने, पत्नी के रिश्तेदार ने लगाया था इल्जाम, 11 रुपया के चुराने का इल्जाम। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। मैंने नजर की ओर दिखाया, अपनी आंख की तरफ देखा तो एक स्टूल पर उसका बिस्तर रखा हुआ था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। पर मैं उठाकर अलगनी के पास गया, उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताशे गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नबे, सारा पड़ा हुआ था लेखा के घर। बताइए, इस प्रकार के अगर कांड होगा, इस प्रकार के कह सकते हैं लोग करेगा अत्याचार, कोई भी भाग जाएगा। आप नौकर के साथ सही से पेश आइए। जो भी नौकर रखते हैं, नौकर के साथ अगर सही से पेश नहीं आइएगा तो सुख का अनुभव कर लेते हैं, है ना। अब लेखक को दुख इतना दे देते हैं, वो अत्याचार इतना दे देते हैं कि वो अंततः भाग जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा सुनिए, अब पूरा तरह एक्सप्लेन हो गया। तो आप लोग को बाय, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू, सभी को बाय।